प्यारे बच्चों, तो आज हम रेशियो में है नहीं, आज का जो चैप्टर है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, ठीक है, इसकी चर्च करने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टॉपिक का और इस पे सारा चैप्टर आधारित होता है, ठीक है। तो आज हम इसकी बात करते हैं, अतः गौर से इसको समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहां बात करते हैं रेशियो का, अनुपात का। थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेते हैं, ऐसे ज्यादा थ्योरी से मतलब है नहीं। रेशियो है क्या, तो बस याद रखिएगा, रेशियो दो सजातीय राशियों में तुलना कर यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, ठीक है। एम अनुपात एन को, एम रेशियो एन को संकेत में एम अनुपात एन या एम बटा एन लिखा जाता है या लिखते हैं। मतलब 2:5 को हम लिख सकते हैं 2/5। खैर, ये तो सिंपल सा परिभाषा है जो सब लोग जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। तो अनुपात दो सजातीय राशियों में तुलना कर यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। अगर कोई कहे एम अनुपात एन को लिखो तो हम लिखते हैं m/n या m/n, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसके बारे में और हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समानुपात को देख लेते हैं, है ना, प्रोपोर्शन को देख लेते हैं। ये समानुपात क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जब 2 अनुपात बराबर हो जाता है तो उसे हम समानुपात कहते हैं। मतलब ये कि यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो, ठीक है, देखिएगा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि 2 अनुपात A अनुपात B और C अनुपात D बराबर हो तो हम कहते हैं कि ABCD, है ना, समानुपात है। मतलब इसको इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। या यूं कहें, ये समानुपात का मतलब क्या होगा, तो बराबर होगा। मतलब जब 2 अनुपात बराबर होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे, समानुपात कहेंगे। इसको हम अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, है ना, तो ये बाहर वाला यहाँ पे ध्यान देना, इसको पुनः लिख रहे हैं, ये A और D जो है बाहर वाला पद हुआ और B और C जो है अंदर वाला पद हुआ। नहीं, अंदर वाला पद 1 2 3 4 पद है, इसमें से A और D बाहर वाला पद हुआ, B और C अंदर वाला पद हुआ। ओके, अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे होता क्या है, इसको तुम चाहो तो लिख सकता है कि A बटा B बराबर C बटा D। क्योंकि अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो A/B बराबर C/D, मतलब इस रूप में है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको तिरछा गुना करते हैं तो हो जाता है A गुना D बराबर B गुना C। गौर से समझिएगा, A गुना D बराबर B गुना C। AD को गौर से देखो, AD क्या है, तो ये बाहर वाला दोनों पद है और BC क्या है, तो ये दोनों अंदर वाला पद है। तो इसको इस ढंग से भी हम कहते हैं कि बाहर वाला दोनों टर्म का जो गुणनफल होता है अंदर वाला टर्म के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब A गुना D बराबर B गुना C होगा, A गुना D बराबर B गुना C होगा। अब यहाँ पे करता क्या है, 1 2 3 4 पद है, तो ये 4 पद में से कोई भी 3 पद का मान दे देता है, चौथा का मान हमसे पूछता है। मान लो कि A का मान पूछ दे तो क्या होगा, B गुना C बटा D हो जाएगा, B गुना C बटा D। अगर B निकालना है, ठीक है, अगर B निकालना है तो क्या होगा,
तो A गुना D बटा C हो जाएगा। उसी ढंग से C निकालना है तो क्या होगा, A गुना D बटा B हो जाएगा। उसी प्रकार से कौन बच गया, D निकालना है तो क्या होगा, देखिएगा जी दिखाई दे रहा है, B गुना C बटा A हो जाएगा। मतलब 1 2 3 ये हो गया 4। ये 4 फार्मूला हमें निकल आता है। ठीक है, ऐसे ज्यादा कुछ करना नहीं है ना, हमको बस इतना ही याद रखना है कि अगर ये तीनों में से कोई, चारों में से कोई भी 3 का मान देगा तो चौथा का मान निकल जाएगा। ठीक है, बस ये छोटा सा थ्योरी था इसका। इसके अलावे भी थोड़ा सा बात और आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, अगर वो नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसके अलावे थोड़ा सा 2-3 बात आपको और याद रखना चाहिए। ठीक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्या देखिए, जब 2 अनुपात बराबर होगा तो उसे क्या कहोगे, समानुपात कहोगे। ऐसे भी है समानुपात, जो अनुपात समान हो, वो क्या कहलाएगा, समानुपात का चिन्ह ये होता है। ठीक है, 1 2 3 4 बूंदा। और यहाँ पे क्या होता है कि अंतिम माने बाहर वाला जो पदों का गुणनफल होगा वो अंदर वाला पद के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब A गुना D बराबर B गुना C होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, A गुना D बराबर B गुना C। ओके, अब A का मान निकालना है तो B गुना C बटा D का मान निकालना है तो B गुना C बटा A, B का मान निकालना है तो A गुना D बटा C का मान निकालना है तो A गुना D बटा B। नोट भी कर सकते हो फॉर्मूला बनाकर इसको, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, वो क्या, तो यहाँ पर देखिए इसमें एक टर्म आता है, और भी बहुत सारा चीज है जो हम बताएंगे एग्जाम्पल के द्वारा, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपको याद रखना एक टर्म जो होता है वो होता है अगर A और B का आपसे पूछ दे मध्यानुपात, इसको भी मिटा दे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नोट करना है तो आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मध्यानुपात, ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे तो इसको कह सकते हैं मीन प्रोपोर्शन। मध्यानुपात बराबर हो जाएगा √AB। ठीक है, √AB याद रखिएगा। मतलब A और B का अगर मध्यानुपात पूछे, मीन प्रोपोर्शन पूछे तो क्या कहोगे, √AB। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, लिख लीजिएगा, औसत अनुपात। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में आएगा तो हम बताएंगे। नंबर 2 यहाँ पे लिखिएगा, है ना, तृतीयानुपात। मतलब इसको कहेंगे थर्ड रेशियो या थर्ड प्रोपोर्शन। अगर ये बात हो तो ये होगा B² बटा A। बिल्कुल इसको नोट करते जाना है ना, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। तो मध्यानुपात जो होगा, मीन प्रोपोर्शनल जो होगा वो होगा √AB। तृतीयानुपात जो होगा B² बटा A, थर्ड प्रोपोर्शनल, है ना। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यदि कई प्रकार का, जैसे A/B, C/D, E/F का आपसे पूछ दे जटिल अनुपात, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक है, अगर जटिल अनुपात पूछ दे, कंपाउंड रेशियो पूछ दे, तो आपको याद रखना है, इधर देखिएगा, दिखाई देगा तो बोलिएगा, नहीं देगा तो न बोलिएगा। तो जटिल अनुपात जो होगा प्रथम पदों का गुणनफल, मतलब इसका प्रथम पद कौन है, A गुना C गुना E बटा अंतिम पदों का गुणनफल। अंतिम पद कौन है, B गुना D गुना F। ठीक है, इतना सा बात आपको याद रखना है। ऐसे एक इनवर्स रेशियो भी होता है। ठीक है, लेकिन मेन रूप से पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 बात जरूर याद रखिएगा। ये जटिल अनुपात को हिंदी में हम मिश्र अनुपात भी कहते हैं। मिश्र अनुपात भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये मध्यानुपात को कहीं कहीं औसत समानुपात
भी कहते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग 3 चीज सीखा। ऐसे एक होता है इनवर्स रेशियो, है ना, जिसके बारे में चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। ऐसे इनवर्स मतलब विलोमानुपात होता है, जैसे उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपसे कह दे कि A अनुपात B अनुपात C का विलोमा अनुपात क्या होगा, विलोमानुपात क्या होगा, मतलब इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। ठीक है, ऐसे ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल इससे क्वेश्चन रहता है। अतः ये 3 फार्मूला आप याद रखिएगा, इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले ये प्रोपोर्शन को देख लेते हैं, समानुपात को देख लेते हैं, उसके बाद रेशियो में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये चारों से जुड़ा हुआ बातें को देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है कि इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जरूर नोट कर लेंगे। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको करके दिखा दें। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहता है निम्नलिखित में से एक सही अनुपात कौन सा है। ठीक है, सही अनुपात कौन सा है, और इसका ऑप्शन है 12:9 समानुपात 16:12। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 3:11 समानुपात 5:4। 30:45 13:17, 30:45 13:17। अगला है 13:24 है ये। अगला है 3:5:2:5, 3:5:2:5। आपसे कहा कि ये चारों में सही अनुपात कौन है। ठीक है, सही अनुपात मतलब आपको पता है कि जब 2 अनुपात बराबर होता है उसी को तो कहते हैं समानुपात। तो सही समानुपात आपसे पूछा गया है कि सही समानुपात कौन है। इसका मतलब आपको पता करना है ऑप्शन में वैसा ऑप्शन को जिसका दोनों अनुपात बराबर है, दोनों अनुपात बराबर है। ठीक है, तो पता कर लीजिए क्या दिक्कत है। तो ये है आपका 12/9 मतलब होगा 4/3। ये है आपका 16/12 मतलब 416 312। मतलब कहीं ना कहीं ये तो बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब पहला मेरा क्या होगा, सही उत्तर होगा। जब ये अनुपात को निकाले तो ये अनुपात था 12/9, ये अनुपात था 16/12। इसको हल किए तो आ गया ये 4/3 का मतलब 4:3 बराबर 4:3। ये दोनों अनुपात क्या निकला, बराबर निकला। अतः यह कौन सी में है, समानुपात में है। अगला को हम चेक करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चेक करके देखोगे ये बराबर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। ये कहता है कि 0.75 अनुपात 1 समानुपात 5:8। ठीक है, तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। यहां पर भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है हमारा 1.12, दूसरा ऑप्शन भी हमारा है 1.2, तीसरा ऑप्शन है 1.25 और चौथा ऑप्शन है 1.30। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है ना, मतलब E/E बराबर E/E होगा। दूसरा बात आप ये भी जानते हैं कि बाहर वाले पदों का जो गुणनफल होता है अंदर वाले पदों का गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5x बराबर E गुना E होगा। नहीं, 5x बराबर E गुना E होगा तो x बराबर क्या होगा, तो ये दोनों के गुणनफल बटा 5 होगा। नहीं, ये दोनों के गुणनफल बटा 5, नीचे 5 का मतलब ऊपर क्या होगा 2। यहाँ पे चलो 7 + 12 मतलब 3, 3 × 8 = 24, 24 मतलब 6, 6 दूनी 12 मतलब 3। आपका आंसर x का मान 3 होगा। ये आ रहा है 4, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये आ रहा है 3, ये आपका आंसर हो सकता है। ये आ रहा है 7 2 8, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये आ रहा है 4, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। कौन आंसर होगा, बी। तो ये हम C9 मेथड से निकाल लिए। नहीं, आपको हम पहले क्लास में हम दे चुके हैं। ठीक है,
क्लास के स्टार्टिंग में कि C9 को आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। C9 को आप जरूर देख लेंगे। अगर अभी भी आपको अधूरा सा हो तेज जानकारी है तो उसे एक बार और देख लें, क्योंकि उसी पर सारा का कैलकुलेशन डिपेंड है। चलिए अब हम बेसिकली तौर पे देखते हैं, बहुत सारा लड़का इसको बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तौर पे हम कैसे बनाएं, तो अभी मैंने पढ़ा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब समानुपात में हो तो बाहर वाले पदों का गुणनफल जो होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अंदर पदों वाले पदों का गुणनफल क्या कहोगे, 5 गुना x कहोगे, बराबर हो जाएगा 0.75 गुना 8 कहोगे या नहीं कहोगे। तो x बराबर क्या होगा 0.75 गुना 8 बटा क्या कहोगे 5। क्लियर है। अब ये 5 से 1 कट जाएगा, काटोगे तो 15 × 5 = 75, 15 गुना 8 120 आएगा, इतना सा आएगा। जो ऑप्शन कौन में है, बी में है, बी आपका सही उत्तर होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन करने के बजाय अगर गौर से तुम देखोगे तो ये दोनों का गुणनफल ये दोनों के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब x का मान निकालोगे, x का मान निकालोगे तो ये क्या चाहेगा, ये दोनों के गुणनफल बटा ई हो जाएगा। नहीं तो हम यहीं पे कर लिए, यहाँ पे उंगली रख लिए ये, और नीचे माने 5x बराबर उतना, तो x बराबर उतना बटा 5, नीचे 5 तो ऊपर 2 को हम याद रखें, यहाँ पे आ गए 8, आई हो गया 7 + 12 मतलब 3, 8 × 3 = 24 मतलब 100, और नीचे 5 था तो ऊपर 2, 6 × 2 = 12 मतलब 3, मेरा सही उत्तर हुआ। मतलब C9। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, मानते हैं परेशानी होगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अलग ढंग का क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समानुपात से जुड़ा हुआ है, कहता है किस संख्या को C 14 18 और 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। कहता है कि ये 4 को संख्या दिया गया है, इसके प्रत्येक पद में माने सबों में प्रत्येक में ये चारों में से किसको जोड़ा जाए कि यह समानुपात हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा तुम ऑप्शन से बनाओगे, किसको जोड़े कि समानुपात हो जाए, मतलब ये दोनों अनुपात बराबर हो जाए। तो पहले 1 के जोड़ के देख लो, अगर 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7, इसमें 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 15, मतलब 7:15। यहाँ पे जोड़ो तो ये हो जाएगा 19, इसमें 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 39। क्या ये दोनों अनुपात बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अतः ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जोड़ के देख लो ना कि समानुपात में वो बदलता है कि नहीं बदलता है। अगर 2 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 8, 2 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 16, इधर 2 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 20, इधर 2 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 40, ठीक है। अब ये दोनों अनुपात को देखो तो ये हो गया 1:2, 20 दूनी 40, ये भी हो गया 1:2। क्या दोनों अनुपात बराबर आया, बिल्कुल आया, अतः किसको जोड़ने पर ये समानुपात हो जाएगा, 2 को, अतः ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। कहता था कि इसके प्रत्येक में माने 4 को संख्या जो दिया हुआ था, चारों में से किसको जोड़े कि ये अनुपात बराबर हो जाए। तो मैंने बारी बारी से चेक किया, 1 को जोड़ा तो बराबर नहीं आया, 2 को जोड़ा दोनों में तो बराबर आ गया, ये बराबर ही आ गया, अतः यह समानुपात हो गया, क्योंकि समानुपात कहते हैं जब 2 अनुपात बराबर होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 2:5, ध्यान से देखिएगा, 2:5 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात हो जाए 5:7, सॉरी 5:6। कहता है कि ये जो अनुपात है, 2 अनुपात के दोनों पदों में मतलब इसमें भी और इसमें भी क्या जोड़ा जाए कि परिणाम आ जाए 5:6। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है जोड़ने के लिए, 12, 13, 65, 12, 13, 65 और 78, ठीक है। हमसे कहा कि ये पदों में इसके दोनों पदों में किसको जोड़ें कि अनुपात हो जाए 5:6। चलिए बनाइए, तो बारी बारी से चेक कर लीजिए ना। पहले 12 को जोड़ के देखिए, अगर इसको मैं 12 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 12 × 2 14, ये आ जाएगा 5 × 12 17। क्या आएगा 5:6? नहीं आएगा, अतः ये आपका उत्तर नहीं हो सकता है। 13 को जोड़कर देखिए, 13 जोड़िएगा तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18। अगर
अगर काटिएगा तो 5 तिया 15 6 तिया 18, 5:6 आ रहा है। किसको जोड़ने पे आएगा 5 और 5 6 तो 13 को। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप बनाएंगे ऑप्शन से। ओके, तो चलिए यह क्वेश्चन भी देख लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 11:15 में 11:15 में निम्न में से किस संख्या को घटाया जाए कि यह अनुपात हो जाए 2:3। आप समझ रहे होंगे क्या करना है आपको। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। जल्दी बताइए। कहता है कि इसमें क्या घटाया जाए कि 2:3 आ जाए। तो कुछ नहीं, बारी बारी से घटा के देखते हैं। मान लो कि 2 घटाते हैं तो 11 में 2 घटाओगे तो आएगा 9। 2 तो आने का सवाल नहीं है, 9 कभी 2 में कन्वर्ट ही नहीं होगा, अतः ये मेरा आंसर होगा नहीं। फिर भी आपको समझने के लिए घटा रहे हैं। 11 में से 2 गया 9, 15 में से 2 गया 13, क्या आया 2:3? नहीं आया, कट गया। 3 को देखो घटा के तो 11 में से 3 गया 8, 15 में से 3 गया 12। ठीक है, काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 आया, बिल्कुल आया। अतः आपका बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, समानुपात से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम एक का क्वेश्चन पे विचार करेंगे, एक का टाइप के क्वेश्चन आपके बीच हम लाएंगे। आप शांति से सारे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जरूर बना लें। ठीक है, जरूर बना लें 2 बार 3 बार। मैथ में कहीं कोई परेशानी नहीं होना है। ठीक है, मैथ में कहीं कोई परेशानी नहीं होना है। ठीक है, सिर्फ हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको होनी चाहिए। चलिए अभी हम समानुपात से कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 5 8 15 5 8 15 का चौथा समानुपात कौन होगा। चौथा समानुपात मतलब 4th प्रोफेशनल कौन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 4th चौथा, इसमें ऑप्शन दिया है 18 भी है 24 भी है। 18 24 19 और 20, ये हमारा 4 ऑप्शन है। देखिए पहले इसको बेसकली तौर पे बनाइए। चौथा समानुपात का मतलब ध्यान देना है ए बी समानुपात सी अनुपात डी। अगर इसको देखते हैं तो ये हमारा पहला समानुपात, दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। ठीक है, जो लास्ट है उसको क्या कहते हैं, चौथा। तो यही वाला आपसे पूछा जा रहा है कि चौथा समानुपात क्या होगा, चौथा क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है E गुना E बराबर E गुना E, तो चौथा क्या होगा, तो E गुना E बटा A होगा। नहीं, मतलब B गुना C मतलब 8 गुना 15 बटा 5 होगा, है ना। 8 गुना 15 बटा 5 होगा तो 5 तिया 15 कौन होगा मेरा, 24 होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, फिर से देखिए, अब इसको हम मिटाते हैं, फिर से समझाते हैं आपको। कहता है कि इसका चौथा समानुपात कौन होगा। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि 5:8 समानुपात कौन हो गया, 15। चौथा समानुपात मान लेते हैं क्या, x। चौथा समानुपात को क्या मान लेते हैं, x। यही x का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है ना कि ये दोनों का गुणनफल जो होता है, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप कहेंगे 5 गुना x, 5 लाओ लिख देते हैं भाई, 5 गुना x बराबर कहोगे 8 गुना 15। नहीं, अब चाहो तो ऐसे भी काट सकते हैं, 5 तिया 15, x बराबर क्या हो जाएगा 24, मतलब कौन हो जाएगा हमारा b। यहाँ पर भी आप C9 लगाकर इसको देख सकता था बहुत आसानी से, है ना, क्योंकि चौथा समानुपात देखिए। अब यहाँ पे गौर से चौथा अनुपात आपसे पूछा गया था, मतलब आपको पता था कि E गुना E बराबर E गुना E होना है, मतलब 8 गुना 15 बटा 5 होना है, मतलब 5 तिया 15 8 तिया 24 आपका आंसर हो गया। पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप जैसा हाइब्रिड डालिएगा ना, वैसा ही आप एग्जाम में हॉल में जाकर प्रदर्शन करिएगा। मतलब जो आप घर पे कर रहे हैं, है ना, वही चीज एग्जाम में होना है, कुछ नया नहीं होना है। अतः एग्जाम में उससे कम ही होगा। अतः कोशिश करना है घर पे जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मौखिक करें, देखकर हल करने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन को देखिए और हल करने का प्रयास करिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं। ऐसे भी क्लास आपके पास 8 महीना तक रहने वाला है, या जब तक रहने वाला हो अलग बात है ना। बार बार इसको देखिए, जब तक देखें कि दिमाग में बैठ ना जाए। देख रहे हैं A गुना E बराबर A गुना E होता है, इसका मान निकालना है तो A गुना E बटा E होगा। 5 तिया 15 8 तिया 24 आंसर। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी हम बताए थे आपको मेन प्रोपोर्शन के बारे में, है ना, मध्यानुपात। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 16 का
मध्यानुपात क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो मध्यानुपात मतलब मीन प्रोपोर्शन, मीन है ना, क्या होगा अंडर रूट 4 गुना 16, अभी बताए थे क्या होता है मध्यानुपात बराबर अंडर रूट ए बी, तो ए हो गया 4 बी हो गया 16, तो अंडर रूट 4 गुने 16 हल कर दीजिए, 4 का वर्गमूल 2 16 का 4, तो 4 दूनी 8 आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखो अभी हम बताए थे ये मध्यानुपात के बारे में हम बताए थे कि इसको मध्यानुपात भी कहते हैं, अंग्रेजी में मीन प्रोपोर्शन, और इसका एक नाम और हम लेते हैं वो होता है औसत समानुपात। ये तीनों नाम से किसी भी नाम से पुकारे तो उसका मान होगा अंडर रूट ए बी, चाहे मध्यानुपात पुकारे या मीन प्रोपोर्शन पुकारे या औसत समानुपात पुकारे, इसका मतलब होगा अंडर रूट ए बी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसका सिर्फ क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा रंग बदल दिया है, पूछने का तरीका बदल दिया है। ठीक है, क्या पूछा है भाई, तो ये पूछा है 9 और 64 का औसत समानुपात क्या होगा, औसत समानुपात क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन इसका अंग्रेजी टर्म को देखो क्या लिखा हुआ है, कभी अगर ऐसा स्थिति आ जाए कि ये वाला शब्द हमें पता न चले तो क्या करना, अंग्रेजी को देखना है। अंग्रेजी के टर्म क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन मतलब कौन हो गया, वही मध्यानुपात, अतः मध्यानुपात ही हमसे पूछ रहा है, तो मध्यानुपात है ना, मध्यानुपात क्या होता है आपको पता है, अंडर रूट ए बी होता है, तो अंडर रूट ए का मतलब 9 और बी का मतलब 64, मतलब 3 गुने 8 मतलब क्या हो जाएगा आंसर आपका 24। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में है 24 और मार दीजिए। ठीक है, तो बी में है, बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका उसे और है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और है, जो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपके स्क्रीन पे आया है, गौर से देखिए। कहता है 8x 50 एक क्रमागत समानुपात है, ध्यान से समझिएगा। तो x बराबर क्या होगा, क्रमागत मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे गौर से समझिएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसा कभी भी क्रमागत कंटिन्यू की बात करता है वो, तो इसका मतलब होता है कि ये कह रहा है 8:1 समानुपात पुनः x समानुपात 50। ठीक है, कंटिन्यू क्रमागत का मतलब ये होगा x समानुपात x, 8:1 समानुपात x अनुपात 50। बस जब आप समझ गए कि ये समानुपात में है तो इसको हल करना तो आप जानते ही हैं, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल जो होता है, मतलब अंदर वाला मतलब मध्य पदों का गुणनफल जो होता है वह बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 8 गुना 50 क्या होगा, 8 गुना 50। ठीक है, ये दोनों का गुणनफल ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अब x का मान निकालोगे तो हो जाएगा ये 400, 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आप निकाला x बराबर अंडर रूट 8 गुना 50, तो यही चीज तो निकला, अंडर रूट ए बी ही तो निकला। तो वास्तव में कहीं ना कहीं ये क्या था, तो ये था मध्यानुपात ही तो था। क्लियर है, तो उस प्रश्न को पूछने का एक तरीका ये भी होगा जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जो आपके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी बात आप 2 बार करेंगे ताकि आपका दिमाग में याद रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें बता दीजिए, एक बात बताए थे कि ए और बी का तृतीय अनुपात बताए थे या नहीं बताए थे, थर्ड रेशियो, थर्ड समानुपात क्या होता है, तो बी स्क्वायर बटा ए होता है। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगला है, कहता है 3 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 3 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो इसके बराबर तो आपको पता है क्या होगा,
बी स्क्वायर बटा ए होगा। बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बटा ए का मतलब 3, तो 36 बटा 3 का मतलब क्या होगा 12, जो ऑप्शन डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ये तृतीय अनुपात। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो थोड़ा सा हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपके सामने हम व्यक्त कर रहे हैं, ताकि एक बार आपके नजर से गुजर जाए, ताकि एग्जाम में आए तो आराम से हम उसको बना लें। ठीक है, ये क्या है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन हम ला रहे हैं, आ गया। क्या कहता है 2 और 7 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। 2:7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है, और आपका हिंदी उच्चारण में देखिए डुप्लीकेट लिखा हुआ है, हिंदी में भी इसी प्रकार से लिख दिया है डुप्लीकेट, तो थोड़ा देर के लिए हमें परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट का मतलब कहीं ना कहीं वो वर्ग से है। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब वो कह रहा है वर्ग से, मतलब इसका डुप्लीकेट मतलब वर्गानुपात आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का अनुपात क्या होगा, तो हो जाएगा 2 का वर्ग अनुपात 7 का वर्ग, मतलब 4:49। देख लीजिए ऑप्शन कौन में है, तो ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। कभी कभी डुप्लीकेट के स्थान पे आपको लगा देगा सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, इसका वर्गमूल। डुप्लीकेट का मतलब वर्ग और सब डुप्लीकेट का मतलब वर्गमूल। ओके, देखिए वो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 81 और 64 का 81 और 64 का सब डुप्लीकेट क्या होगा। डुप्लीकेट क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो ही सब लग गया मतलब वर्गमूल का कह रहा है, डुप्लीकेट मतलब वर्ग और सब डुप्लीकेट मतलब वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकालना है आपको। √81 अनुपात √9:8। ओके, 9:8 देख लीजिएगा, सी में है। और अगर कभी कभी क्वेश्चन है ना डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट के अलावा वो पूछ देगा ट्रिप्लीकेट, समझ रहे हैं, ट्रिप्लीकेट मतलब घन, मतलब अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि 7 और 5 का ट्रिप्लीकेट अनुपात क्या होगा। 7:5 का ट्रिप्लीकेट अनुपात क्या होगा। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा आपको समझ आ रहा होगा, है ना। डुप्लीकेट का मतलब वर्ग, ट्रिप्लीकेट का मतलब घन, मतलब 7 का घन अनुपात 5 का घन, मतलब 343:125 होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो ऑप्शन देख कर भी पता चल जाएगा, चारों ऑप्शन देखिएगा तो पता चल जाएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, अब आगे एक बात यहाँ पे हम किए थे, याद होगा आपको इनवर्स रेशियो के बारे में, है ना। इनवर्स रेशियो क्या होता है, उल्टा का अनुपात होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन वही है, आपसे कहता है 17:19 का इनवर्स रेशियो क्या होगा। इनवर्स का देखो यहाँ पे अंग्रेजी में भी इनवर्स लिखा है, हिंदी में भी इनवर्स लिखा है। इनवर्स का मतलब कभी कभी आपको पूछेगा विलोमानुपात। ठीक है, विलोमा अनुपात क्या होगा, ऐसा कोई भी टर्म हो इनवर्स या विलोमानुपात, तो विलोमानुपात का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम, मतलब पैर ऊपर और सर नीचे। ठीक है, मतलब इसका विलोमानुपात हो जाएगा 1/17 अनुपात 1/19, और इसको जब सिंपल में बदलिएगा आगे हम बताएंगे तो हो जाएगा 19:17। लेकिन ऐसे आपको याद नहीं रखना है, जब 2 का विलोमानुपात निकालना हो तो हम अदला बदली कर देते हैं, ई वाला इधर ई वाला इधर, तो इसका सीधे कर दोगे 19:17। 3 और 5 का विलोमानुपात क्या होगा 5:3, है ना। यहाँ पर भी आया था 19:17। ठीक है, बेसिकली तौर पे ये इसका बनाने का तरीका हुआ, लेकिन 2 में विलोमानुपात निकालना हो तो सिर्फ इसको क्या होंगे पलट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे पलट देंगे। ठीक है, ऐसे इसके बारे में विशेष जानकारी हम टॉपिक जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम देंगे। अभी समानुपात से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ आपसे करवा रहे थे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, आपको बाद में परेशानी ना हो। याद करो, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम बात की ऐसे मिश्रित अनुपात के बारे में। मिश्रित अनुपात या इसको कह सकते हैं जटिल अनुपात, या अंग्रेजी में कह सकते हैं कंपाउंड।
कंपाउंड रेशियो, इसके बारे में, इससे जुड़ा ये क्या होता है, तो ये होता है कि ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का अगर हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है तो प्रथम पदों का गुणनफल मतलब ए गुना सी गुना ई बटा अंतिम पदों का गुणनफल मतलब बी गुना डी गुना एफ, ये वाला होगा। नहीं, बस यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन में कहता है कि 2 अनुपात 7, 5 अनुपात 3 और 4 अनुपात 7 का मिश्र अनुपात क्या होगा। यहाँ पे लिखा है मिश्र या मिश्रित भी कहते हैं इसको, मिश्रित अनुपात क्या होगा। मिश्रित अनुपात का मतलब वही हुआ मिश्र अनुपात से, ठीक है, या कह सकते हो कंपाउंड रेशियो से, या कभी बोल देगा जटिल अनुपात, ये तीनों एक ही है मिश्रित अनुपात। इसका मतलब क्या होगा, तो प्रथम पदों का गुणनफल 2 गुना 5 गुना 4 बटा अंतिम पदों का गुणनफल मतलब 7 गुना 3 गुना 7। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तब 5 दूनी 10 40 है ना। ऑप्शन भी आप देखिएगा 40 मात्र एक ही ऑप्शन में है, बी में है, तो नीचे वाला का आपको गुणे करने की आवश्यकता नहीं होगा, सीधे आप मार दीजिएगा बी। क्यों, क्योंकि पहला यहाँ पे जब निकाले तो शुरू वाला अनुपात क्या आ रहा है 40, 5 चौबीस दूनी 40 हमें दिखाई दे रहा है मात्र दूसरा ऑप्शन में। पहला में 147, दूसरा में 40, तीसरा में 47, चौथा में 30, तो 40 तो कभी जाएगा ही नहीं, 40 होना चाहिए, इसी से उत्तर निकल गया। लेकिन नीचे वाला भी गुना कर लेते हैं, 7 या 21 है ना, 21 7 147, ठीक है, 40 अनुपात 147 जो ऑप्शन बी में है। लेकिन पूरा कैलकुलेशन कभी मत करिए, आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आंसर का मतलब यहाँ पे गौर करिएगा, जैसे यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए छोटी छोटी बात है लेकिन आपको एग्जाम में बहुत समय बचा देता है, ठीक है, अतः इसको इग्नोर मत करके चलिएगा, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, आपको जानते हैं आप इस बात को, लेकिन एग्जाम में यूज नहीं कर पाइएगा जब तक कि आपको बार बार इसके बारे में बताया न जाए, ठीक है। करेंगे क्या, गौर से देखिए, ये तो आप जान रहे हैं। उसके बाद अधिकांश विद्यार्थी पहले इसको गुना करेंगे फिर इसको गुना करेंगे, लेकिन गौर कीजिए 5 दूनी 10 40, जैसे 40 किए तो यहाँ एक नजर फैला दिए 40 कोई में है, इसमें नहीं, उत्तर ये हो गया। समझ रहे बात को। हाँ, अगला फिर कर दो ना 147, इसके बाद बहुत सा विद्यार्थी उत्तर ढूंढेंगे, उत्तर तो वही आना है ना। लेकिन ये गुना करने में जो 1 सेकंड का समय लगा, 2 सेकंड का समय लगा, वो क्या दूसरा का लगा, मेरा ही तो लगा जो मेरा बच सकता था। और 2 सेकंड का समय एग्जाम के लिए बहुत काफी होता है, पर क्वेश्चन में 2 सेकंड 4 सेकंड कभी 20 सेकंड का समय हम बचा लेंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन को हल कर लेंगे, टफ क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो दोस्तों ये टाइप 1 की बात हम किए, जिसमें हम जुड़ा हुआ क्वेश्चन लाए थे समानुपात का, ठीक है। विशेष रूप से हम रेशियो का अध्ययन करेंगे, है ना, कल से, आज से नहीं कल से। कुछ बेसिक चीज था समानुपात के बारे में जो आपको जानना चाहिए था, इससे क्वेश्चन आता है, ओके। तो यहीं पे क्लास को हम रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मेरा होगा शुरुआत रेशियो से, फुल्ली रेशियो से। ओके, बाय बाय।